नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर, कांकेर, बालोद और धमतरी जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह सड्डू स्थित शांति सरोवर में आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम बघेल का कांकेर जिले के चारामा दौरे पर रवाना तय किया गया है। चारामा में राजीव मितान क्लब एवं महिला शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस दौरान सीएम बघेल 183 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। यहां से उनका बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित माता कर्मा महोत्सव और धमतरी के कुरुद में दिव्यांगन समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होना तय किया गया है। यहां से रायपुर वापस आकर देर शाम साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित गुरु तेग बहादुर जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक शनिवार को देर शाम तक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित समन्वय समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस पर भी कई प्रकार की चर्चाएं की गई है, जिसमें विधायकों के परफॉर्मेंस में कमी पाई गई। समन्वय समिति की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बैठक की जानकारी देते हुए कई चीजें बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैठक में 2023 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव की रणनीतियां 2023 चुनाव में अपनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव था और वो आम चुनाव है, दोनों में बहुत अंतर है। वनडे अलग है, 2020 अलग है। आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बैठक में हुए तमाम चर्चाओं की जानकारी दी है। सुझाव तो बैठक में लिए गए और बैठक में सुझाव मिले। हमने भी अपनी बात कही, उन्होंने भी अपनी बात कही और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभाग और प्रकोष्ठ हैं उनको किस तरीके से सक्रिय बनाया जा सकता है, तेज़ी से जनता तक, बीच में बूथ तक पहुंचने की प्रक्रिया बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के धमधा पहुंचे, जहां उन्होंने थोक सब्जी मंडी का लोकार्पण किया। बता दें कि सर्व सुविधा युक्त यह मंडी 11 करोड़ रुपयों की लागत से बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान उन्नत कृषकों से भी उन्होंने मुलाकात की। धमधा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई चरौदा पहुंचे। यहां उन्होंने तहसील कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 85 तहसीलों की घोषणा कर दी है, जिसमें 52 तहसील प्रभावशील हो चुके हैं। शायद किसी सरकार ने इतने कम समय में इतनी संख्या में तहसील का गठन किया हो। हमारी सरकार ने 3 साल के भीतर ही अब तक 6 जिलों का भी गठन कर दिया है। यहाँ प्रस्तुत होगा, आप सभी अपने स्थान पर। उप तहसील कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और इस बीच में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो मांग की है कि इसका बाउंड्री वॉल भी हो जाए, उसकी भी घोषणा की और साथ ही ये भिलाई नगर निगम क्षेत्र, जामुल नगर निगम क्षेत्र, कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र और एहवारा, ये भिलाई 3 तहसील और एहवारा तहसील दोनों को मिला के एक अनुभाग के भी मैंने घोषणा की, ताकि एसडीएम यहाँ परमानेंट बैठे। ये आम जनता के, किसानों के लिए, सबके लिए सुविधाजनक होगी। और यहाँ उप पंजीयक कार्यालय की भी मैंने घोषणा की थी कि उप पंजीयक के बैठने से निश्चित रूप से जो लगातार दबाव दुर्ग और पाटन में पड़ता है, जो ज़मीन खरीदी बिक्री करने वाले को, यहाँ एक उप पंजीयक कार्यालय भी होगा, उससे आम जनता को सुविधा होगी। सूरजपुर के भटगांव पुलिस ने घर के सामने से पानी टैंकर चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां चोरी के टैंकर बरामद कर चोरी में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर भी जब्त किए गए। चोरी के टैंकर को बरामद कर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। वहीं टैंकर मालिक ने बताया कि इस भीषण गर्मी में टैंकर चोरी होने से पानी की किल्लत का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। ऐसे में टैंकर चोर को पकड़ने पर पुलिस को धन्यवाद देते हुए नजर आए। घटना है सर, यही बात है कि उन लोग रात में टैंकर हमारा चुरा कर ले गए, हमको नहीं जानकारी था। हम जाकर थाना में बयान किए
तो उसमें राजेश सर हतुल ये बहुत बढ़िया काम किए हमारे साथ में। कितने का था लगभग टैंकर, कितने का? करीब आज का डेट में सर टैंकर 1.5 लाख का है। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां चोरी किए गए टावर को खोजते हुए अंबिकापुर कोतवाली पुलिस 20 लाख के अवैध कबाड़ तक जा पहुंची। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये जो लोहा दिख रहा है ये कहीं का वो है, मेरे को लगता है ये भी चोरी टाइप का लग रहा है। इसको पता करो शासन कहाँ का है ये सब चीज़। सरगुजा के ग्राम उदयपुर में 2 प्रभात और महेश्वर नाम के बालक, जिनकी उम्र 6 से 7 साल है, दोनों स्कूल से पढ़कर वापस आते समय गांव में बीती रात शादी पार्टी में उपयोग किए गए पटाखों के बिखरे हुए अवशेषों को घर उठाकर ले आए। पटाखे को जला के भागने के पहले ही पटाखा फूट गया। धमाका इतना जोरदार था कि दोनों मासूमों के चेहरे बुरी तरह से झुलस गए और दोनों रोते हुए घर पहुंचे। परिवार वालों ने मौके की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपनी गाड़ी से बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर वो लेकर आए, जहां उन्होंने प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल अंबिकापुर के लिए संजीवनी 108 से बेहतर उपचार हेतु रेफर कर दिया गया है। नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला नारायणपुर के थाना छोटे डेंगर के कैंप कड़ेमेटा में डीआरजी पार्टी आसपास के एरिया डोमिनेशन हेतु रवाना हुए थे कि एरिया डोमिनेशन के दौरान ग्राम भटबेड़ा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर जंगल पहाड़ का आड़ लेकर छिप रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों को पूछताछ कर हिरासत में लेकर थाना छोटे डोंगर लाया गया है और पुनः बारीकी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कई सारी चीजों का खुलासा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बारसूरपल्ली रोड निर्माण में लगे सुरक्षा पार्टी पर घात लगाकर फायरिंग करना, बोदली कैंप पर रात्रि में हमला करना, पब्लिक बोलेरो गाड़ी को बम से विस्फोट कर उड़ाना और पैरा पेट्रोलिंग के दौरान आईटीबीपी के 2 जवानों को गोली मारकर हत्या करने जैसी घटनाओं में शामिल होना उन्होंने स्वीकार किया है। जब ये लोग गए थे सुबह, ये 2 लोग, एक का नाम आशीराम है, एक का नाम जिल्लू है, ये दोनों लोग सस्पिशियस दिखे अपने को, और जो पुलिस पार्टी इन लोगों को देखे हैं ये लोग थोड़ा सस्पेक्टेड दिखे और कुछ देर से लोग पुलिस पार्टी को पीछा कर रहे थे, तो उन लोग को वही पकड़े अपन और वहाँ स्पॉट पे थोड़ा पूछताछ किया, अपना जवान को थोड़ा गड़बड़ लगाया, इसलिए छोटे डूंगर लाया और पूछताछ की और आगे पूछताछ के लिए नारायणपुर भी लाया। पूछताछ करने पर अपने पता चला एक ये आशीराम पोयामी है, ये बोदली जनता सरकार का अध्यक्ष है, और ये जिल्लू है, जिल्लू नक्सल का सपोर्टर है। और इसके बाद अपने को ये भी पता चला कि ये आशीराम पोयामी के ऊपर दंतेवाड़ा एसपी सर के तरफ से जुलाई 30, 2021 को एक ऑर्डर निकाल दिया। उस ऑर्डर के हिसाब से इसके ऊपर 10,000 का रिवॉर्ड है। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का रेल मंत्रालय की गठित टीम द्वारा जायजा लिया गया। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एडीआरएम अशोक सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारीगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। जो पूरी सुविधाएं हैं, डोंगरगढ़ की पूरी सुविधाएं हैं, नागपुर मंडल के जो दूसरे रेलवे स्टेशन हैं, चाहे वो गोंदिया हो या और। आज केंद्रीय रेल बोर्ड नई दिल्ली रेल मंत्रालय से हम 3 पीएससी मेंबर डोंगरगढ़ स्टेशन पर आए हुए हैं। ये नागपुर डिवीज़न में आता है। लगातार हम अभी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के समस्त स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं। दौरा इसलिए कर रहे हैं कि जो रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में पीएससी मेंबर यात्री सुविधा कमेटी के अंतर्गत हमन अभी 19 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रवास में हैं, जिमा हमार आदरणीय चेयरमैन सर पीके कृष्णन दास जी जो केरल से रही से वो रही से साथ में ओकर बाद अर्जेंट बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जायल पड़ी, तो ओकर नेतृत्व में हमन 3 हिस्सा में बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपके डोंगरगढ़ में आए हैं हमारे कैलाश वर्मा जी जो मुंबई से निवासरत है, और हमारे बाजू में खड़े राम कुमार पाहन जी जो एक्स एमएलए भी अरे और पीएससी मेंबर के रूप में झारखंड से, मैं विभा अवस्थी छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारे मन के उद्देश्य है इस कमेटी ला बनाए ही ये कर लिए गए हैं कि यात्री मन के जो मूलभूत सुविधा है
बोला हमन रेलवे स्टेशन में जान देखन उमला का परेशानी है, का उमला सुविधा पहले से मिला थे और अच्छा बेहतर का सुविधा मिल सकते, ओकर लिए हमन यहाँ पर आ रहे हैं। रेल के अभी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करे हैं। रेलवे स्टेशन के निरीक्षण में तो हमन कुछ नहीं पाए, जेल ला पूछें तेन की बहुत अच्छा है कि के, और हमन भी अपन आँख से देखें तो साफ सफाई स्वच्छता दिखत। हाँ, लेकिन कुछ पत्रकार भाई मन, आप मन, कुछ हमारे यहाँ के जो जनता है, जनप्रतिनिधि मन हा हमन ला बहुत सारा शिकायत के पत्र दे है। कुछ ही खरमन के ट्रेन चलना है करके मांग करे है। निश्चित है बड़े रूप के जो एमन मांग करे तेन ला हमन 1 महीना बाद हमार बोर्ड के मीटिंग हुई, वहाँ हम गंभीरता से रखबो, ये आश्वासन आप मतलब में दे के जा। हर माता पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत, दिमाग से तेज और संस्कारवान बने, लेकिन कैसे, ये हम जानेंगे सेहत मंत्र कार्यक्रम में हमारी सहयोगी पद्मा कुलदीप के साथ डॉक्टर मानसी पत्तेवार से इस खास जानकारी में। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम सेहत मंत्र। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आज हम सेहत मंत्र कार्यक्रम में बात करेंगे गर्भ संस्कार को लेकर। कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। एक शिशु माँ के गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है, इसलिए गर्भ संस्कार का महत्व बढ़ जाता है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। गर्भ संस्कार से बेहतर संतान की प्राप्ति हो सकती है। इससे समाज में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसी दिशा में काम कर रही हैं डॉक्टर मानसी पत्तेवार। आइए उनसे बात कर गर्भ संस्कार को और बेहतर तरीके से समझते हैं, साथ ही इसके लाभ के बारे में जानेंगे। डॉक्टर मानसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीआईपी न्यूज में। थैंक यू जी। जो आप गर्भ संस्कार को लेकर अभी जो आप काम कर रही हैं उसके बारे में बताइए। जी, गर्भ संस्कार एक्चुअली ये मेरा पैशन है, और जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मेरी माँ ने मुझे बताया था गर्भ संस्कार क्या होता है, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही पुराना, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस साइंस को डेवलप किया है, वो वैदिक साइंस गर्भ संस्कार को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद मैंने इसमें बहुत स्टडी किया, बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए, कोर्सेज़ किए गर्भ संस्कार के ऊपर, और फिर मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया जिसमें स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और मेडिकल नॉलेज जो मेरा है वो सब मिला के एक ऐसा अच्छा कोर्स बनाया कि जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जो मदर्स रहती है, कपल्स रहते हैं, जो प्लानिंग फ़ेज़ में हैं और प्रेगनेंसी फ़ेज़ में हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं कि गर्भ संस्कार का क्या इम्पोर्टेंस होता है। जी, हम जानना चाहेंगे कि इस आधुनिक जीवन शैली में गर्भ संस्कार लोगों को देना कितना ज़रूरी है और इसके लाभ क्या है। जी, आजकल की दुनिया में आप जानती है कि कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी पेपर में और हमारे आजू बाजू में सोसाइटी में हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कुसंस्कारी जो वर्ग है वो बढ़ गया है, और बढ़ती हुई संख्या जैसे कि वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम या फिर जो भी कुसंस्कारी जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैंने ये सोचा कि कहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है बहुत बार कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको कहाँ ब्रेक करें, कैसे हम चेंजेस लाए। तो शुरुआत तो हमें हमारे घर से ही करनी होगी। तो पहले मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, फिर मुझे लगा कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बता सकती हूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स शुरू किया है। जैसे कि आप बता रही हैं, तो आधुनिक जीवन शैली में कितना महत्व है गर्भ संस्कार को, और आपने कैसे सोचा कि आपको इस फील्ड पे ही वर्क करना है। जी, आधुनिक जीवन शैली में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्किंग फीमेल्स जो जॉब करने जा रही है वो महिलाएं, और जो घर में है वो भी महिलाएं, आजकल ऐसा वातावरण हो गया है कि स्ट्रेस जो है, जो तनाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हर किसी के जीवन में। उसका कारण कुछ भी हो, तो तनाव के वजह से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है जब वो गर्भ में रहता है। तो कुछ तो केसेस में ऐसे देखा गया है कि बच्चा अपंग पैदा होता है, बच्चा जो है मेंटली जो होता है वो कम स्तर का होता है, और अगर डिलीवरी जो होती है स्ट्रेस के कारण डिलीवरी जो है वो 9 महीने के पहले ही
हो जाती है। तो प्री मैच्योर बच्चा अगर आता है तो वो वैसे ही वीक होता है, फिर वो मेंटली वीक है, फिज़िकली वीक है। तो ऐसा बच्चा जो है बहुत अच्छे से अपना जो पोटेंशियल है वो अपने जीवन में नहीं दिखा पाता है। तो हम वो चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी पद्धति है जिसको अडाप्ट करने से माँ पूरा प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकती है, डिलीवरी एंजॉय कर सकती है और पेन फ्री डिलीवरी हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी हम उनको गाइडेंस करते हैं जिसकी वजह से माएँ एंजॉय करती हैं। जी मानसी जी, हम जानना चाहेंगे कि ये सेक्शन जो आप किस तरीके से लेते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन लेते हैं, आपकी जो क्लासेस हैं वो लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें हम ये दिखाते हैं उनको कि साइंटिफिक पद्धति क्या होती है और स्पिरिचुअल पद्धति क्या होती है, और दोनों का ब्लेंड करके हम उनको समझाते हैं। फिर उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि बच्चा जैसा वो चाहते हैं वो कैसा बनाया जाए। तो उसके लिए बेसिकली हम प्रे करते हैं। तो प्रे कैसे करना है, क्योंकि इसमें हमारा जो है हमारी बॉडी प्लस हमारे थॉट्स, हमारे विचार और हमारा जो वातावरण है वो सब कुछ इन्वॉल्व करके हमें जैसा बच्चा चाहते हैं हम वैसा बच्चा बना सकते हैं। तो हम ये चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद बच्चे का मस्तिष्क का डेवलपमेंट, उसके बॉडी का डेवलपमेंट थ्रू आउट 9 मंथ, कि बच्चे का पहले क्या बनता है, पहले जस्ट शरीर बनता है, फिर क्या बनता है, फिर कौन सा अंग बनता है, वो पूरा हम लोग मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से भी समझाते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें आता है कि बच्चे का मस्तिष्क कैसे डेवलप करे, कि लेफ़्ट ब्रेन कैसे डेवलप करे, राइट ब्रेन कैसे डेवलप करे, बच्चे को लैंग्वेज कैसे सिखाए। जैसे बच्चा शुरुआत से ही 7 से 8 लैंग्वेजेस बोल सकता है। यूट्यूब पे आप अवेलेबल है ये सारी चीज़ें, कि बच्चा शुरुआत से मतलब जैसे ही वो बोलना सीख जाता है ना, वैसे ही वो 6-7 लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकता है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे लेफ़्ट ब्रेन डेवलपमेंट होता है। राइट ब्रेन जैसे म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक हमारे राइट ब्रेन को डेवलप करता है, हमारे इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करता है। तो म्यूज़िक का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारे बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि ऐसी कुछ फीमेल्स होती है जिनको बार बार एबॉर्शन होते रहता है, वो अगर म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू जाती है और गर्भ संस्कार के थ्रू जाती है तो उनको एबॉर्शन नहीं होते हैं और बच्चा एकदम हेल्दी और नॉर्मल डिलीवरी के साथ पैदा होता है। और उसके बाद हम उनको कुछ आयुर्वेदिक के हिसाब से कुछ हम बताते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा हो, उनका डाइट कैसा हो, खान पान कैसा हो, पानी कैसे पिए, पानी को कब पिए। फिर उसके बाद जो हमारा स्पिरिचुअल थिंग है कि उसमें हम ये देखते हैं कि मंत्र का हमारे बॉडी पे क्या असर होता है। और जो ऐसी कुछ पुस्तकें हम उनको सजेस्ट करते हैं कि उस प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना होगा कि आपकी दादी नानी आपको बताते हैं हमेशा कि ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपको उनका इम्पोर्टेंस नहीं पता है तो आप तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे, लेकिन उसमें जो लिखा है वो आपके लाइफस्टाइल में नहीं आएगा। तो हम उन बातों को इतने अच्छे से समझाते हैं कि वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। आप एंजॉय करोगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, आपको एंजॉय करना है। लोग कन्विंस कैसे होते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को जब रिजल्ट्स दिखते हैं, लोगों को जब लगता है कि अच्छा कि मतलब ये स्ट्रेस की वजह से उनको पता है कि मेरी बॉडी में क्या असर होता है। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना वो भी स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरे पेशेंट में ऐसा ऐसा हुआ है, फिर गर्भ संस्कार के बाद उनमें ये चेंजेस हुए हैं और वो इतने खुश हैं कि उनको कोई टैबलेट नहीं लेनी पड़ती है, उनको बस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है, अपने विचार बदलने होते हैं। तो उनको कैसे बदला जाए, वो तकनीक क्या है, उसके हिसाब से हम बताते हैं तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अभाव है, लोगों को पता नहीं कि गर्भ संस्कार बेसिकली है क्या। हालांकि हमारी पुरानी पद्धति है और 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है, लेकिन अभी भी लोगों में जो है अभाव की कमी है। तो आप आगे क्या देखती हैं गर्भ संस्कार को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि गर्भ संस्कार से हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम स्वस्थ बना सकते हैं और संस्कारी बना सकते हैं। और आप सोचिए कि स्वस्थ और संस्कारी ये दो अगर
दो क्वालिटीज़ अगर एक इंसान में हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन वैल्यूज़ है, ये बेसिक वैल्यूज़ है। और ये अगर एक इंसान में आ जाती है और वो ऐसे आती है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, उसके अवचेतन मन में फिट हो जाती है, तो आगे वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी, उससे हमारा देश अच्छा बनेगा, उससे धीरे धीरे पूरी दुनिया अच्छी बन जाएगी। जी बिल्कुल। आगे आप गर्भ संस्कार को लेकर क्या वर्क करना चाहेंगे, आगे का आपका क्या प्रोजेक्ट है? जी, मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो मैं थ्रू हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके थ्रू मैं सब लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, और ये जो ज्ञान है, ये इम्पॉर्टेंट ज्ञान मैं वो दे रही हूँ। आगे जाके मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो एक फ़ेज़ होता है, प्लानिंग फ़ेज़, कि प्लान करते समय क्या होना चाहिए, फिर प्रेगनेंसी में क्या होना चाहिए, वो हर चीज़ उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया होगा, तो हम उसको भी कर सकते हैं। फिर आगे मैं ये चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज है ना, ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स और कॉलेज गोइंग बॉयज़ को रहे, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अगर ये बेसिक नॉलेज अगर रहेगा तो उनके लाइफ में जब भी वो मैरिज करेंगे, जब भी ये सारा उनको थोड़ा ना थोड़ा भी पता होगा ना, तो वो इस विषय के बारे में ज़रूर सोचेंगे। मानसी जी, जैसे कि आप बोल रही हैं बार बार कि म्यूज़िक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे के ब्रेन पे वो असर करता है, तो क्या आप खुद म्यूज़िक की थेरेपी देते हैं या किसी और को आप बुलाते हैं? जी, हम हमारी क्लासेस में म्यूज़िशियंस को बुलाते हैं और वो इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में समझाते हैं, और वो खुद भी गायिका है, तो वो गाना गा के वो भजन गाती है, और वो अपना जो उनके जो ब्लेसिंग्स है वो उनके गाने के थ्रू सभी शिशुओं को देती है। प्लस हम लोग आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन को बुलाते हैं, जो बच्चे का थ्रू आउट प्रेगनेंसी कैसे ख्याल रखा जाता है, मदर का कैसे ख्याल रखा जाता है, और एक हम इसमें एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाते हैं कि जो प्लानिंग फेज़ में पेरेंट्स होते हैं उनको ये बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कि हम ये उनको, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस बेसिकली, और साइंटिफिक चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होता है, और एस्ट्रोलॉजर हमें ये बताती है कि कंसीव करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, कौन से दिन अच्छे होते हैं, तो और अकॉर्डिंग टू फीमेल का मंथली साइकिल, उसमें उन्होंने कब कंसीव करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें होती है, जब हमें अगर ध्यान में रखी जाए तो बच्चा स्वस्थ होगा। जी, मानसी जी, बहुत सारी आपने जानकारी दी। जिन्हें नहीं पता है गर्भ संस्कार, उन्हें भी आज शायद पता चलेगा कि गर्भ संस्कार बेसिकली है क्या, और जिनमें अवेयरनेस की कमी है वो भी शायद जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भ संस्कार के प्रति वो जुड़ेंगे। तो आपका हमारे वीआईपी चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने गर्भ संस्कार के बारे में जाना। जैसे मानसी पतेवार जी ने कहा कि अच्छे बीज होंगे तो डेफिनेटली फल भी अच्छे होंगे। तो फिर एक नए शख्सियत के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। निर्देशक गौतम और निर्माता अल्लू अरविंद की कामयाब साउथ इंडियन फिल्म जर्सी की हिंदी रीमेक इसी नाम की फिल्म शाहिद कपूर को लेकर बहुत सुर्खियों में रही है। जाहिर सी बात है कि पिछली फिल्म कबीर सिंह ने भी हिंदी रीमेक होते हुए भी शाहिद को 350 करोड़ की अप्रत्याशित सफलता के शिखर पर बिठा दिया था। हालांकि इस बार शाहिद की जर्सी का मुकाबला KGF चैप्टर 2 की सफलता के सामने थोड़ा कमजोर जरूर पड़ गया है, पर फैमिली ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स फिल्म को देखने मिला है। दरअसल फिल्म में क्रिकेट पृष्ठभूमि पर पूरी तरीके से फिल्म आधारित है, और यह फिल्म ह्यूमन स्पिरिट और इंटरपर्सनल रिलेशन पर आधारित बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है। क्यों, आइए जाने दर्शकों से।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।